एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉजिटिव रेगुलेशन इन लैक ओपेरॉन के बारे में। इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लूकोज इफेक्ट, कैटाबोलाइट रिप्रेशन और बहुत सारे टर्म्स जो इससे रिलेटेड हैं। आज हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम लोग अपने पिछले वीडियोस में लैक ओपेरॉन का नेगेटिव रेगुलेशन, इंड्यूसिबल सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरल एंड द रेगुलेटरी जीन्स, ये सब टॉपिक्स हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले अब आज हम लोग बात कर लेते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन की। तो जैकब और मोनोद ने लैक ओपेरॉन मॉडल सबसे पहले दिया था, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। मोनोद बेसिकली वर्क कर रहे थे कि ई कोलाई को अगर हम ऐसे मीडियम में ग्रो कर रहे हैं जिसमें कि ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही प्रेजेंट है, तब उस केस में क्या होगा। तो जब उन्होंने ई कोलाई को ऐसे मीडियम पे ग्रो किया जिसमें कि ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या हुआ, ई कोलाई ने सबसे पहले ग्लूकोज को यूज़ किया एज अ एनर्जी सोर्स, क्योंकि ग्लूकोज जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसलिए ई कोलाई सबसे पहले ग्लूकोज को यूज़ करेगा एज अ एनर्जी सोर्स, जबकि लैक्टोज भी मीडियम में प्रेजेंट है, लेकिन ग्लूकोज को ई कोलाई यूज़ कर रहा है एज एनर्जी सोर्स। सो ये टर्म मोनोद ने सबसे पहले दिया था, ग्लूकोज इफेक्ट, जिसका मतलब है एबिलिटी ऑफ द glucose to inhibit the synthesis of certain enzymes for the lactose catabolism। यानी लैक्टोज को तोड़ने के लिए जो इंजाइम्स की सिंथेसिस होनी थी उसको ग्लूकोज रोक देता है। इस इफेक्ट को ही हम लोग ग्लूकोज इफेक्ट कहते हैं, जिसे बाद में चलकर कैटाबोलाइट रिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये टर्म ग्लूकोज इफेक्ट मोनोद ने सबसे पहले दिया था। उसके बाद ये टर्म रिप्लेस हो गया कैटाबोलाइट रिप्रेशन के नाम से, जिसमें कि लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म को रिप्रेस किया जा रहा है, इसलिए ये टर्म यहाँ पे दिया जा रहा है कैटाबोलाइट रिप्रेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्लूकोज और लैक्टोज की प्रेजेंस में लैक ओपेरॉन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली ग्लूकोज की प्रेजेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं लैक ओपेरॉन में, अब हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो लैक ओपेरॉन के बारे में हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि लैक ओपेरॉन में एक रेगुलेटरी जीन होता है जो कि है लैक आई, जिससे एक तरीके का रिप्रेसर प्रोटीन बनता है जो कि है लैक रिप्रेसर। ये लैक रिप्रेसर जब ऑपरेटर साइट्स पर जाकर बाइंड कर जाता है तो स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ साइट्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रमोटर साइट्स, जिसपे कि आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है और इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन हो पाता है। ये हम पिछले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो ये जो प्रमोटर प्रेजेंट है यहाँ पर लैक ओपेरॉन के केस में, ये एक तरीके का वीक प्रमोटर है, क्योंकि जो नॉर्मल प्रमोटर होता है उसमें जो -10 और -35 सीक्वेंसेस होते हैं, उनका जो सीक्वेंस होना चाहिए यहाँ पर, वो लैक ओपेरॉन में कुछ सीक्वेंसेस चेंज दिखते हैं, जिसकी वजह से इसे एक तरीके का वीक प्रमोटर माना जाता है। और वीक प्रमोटर होने का मतलब ये है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पर ठीक तरीके से बाइंड नहीं कर पाएगा। अब इस केस में क्या होगा कि जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर बाइंड करेगा तो जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो बेसल लेवल पे होगा, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट होगा, लेवल होगा, वो कम होगा, क्योंकि प्रमोटर वीक होता है लैक ओपेरॉन के केस में। जबकि जब हमें इन जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत होती है कि इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन और तेज़ी से होने लगे, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर एक कैप बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। प्रमोटर के पास ही एक कैप बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, जिस पर जब एक एक्टिवेटर और को एक्टिवेटर आके बाइंड कर जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये डीएनए जो है ये एक स्पेसिफिक एंगल पे बेंड कर जाता है और आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर साइट पे और अच्छी तरीके से बाइंड कर पाता है और स्ट्रांगली बाइंड कर पाता है, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन का जो रेट
रेट होता है वो बढ़ जाता है। अब हम लोग और इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर जो प्रमोटर प्रेजेंट है, प्रमोटर पर आपको पता है -10 और -35 रीजन प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है। प्रमोटर पर ही कुछ साइट्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम बोलते हैं कैप बाइंडिंग साइट, जिसके 22 बेस पेयर सीक्वेंसेस पे, 22 बेस पेयर सीक्वेंसेस पे ये एक्टिवेटर और को एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स आकर बाइंड करता है। और ये जो 22 बेस पेयर्स का जो सीक्वेंस होता है उसका एक स्पेसिफिक कंसेंसस सीक्वेंस होता है जिसका टर्म है TGA। ओके, सो उस सीक्वेंस पे स्पेसिफिकली ये जो एक्टिवेटर को एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स है वो आकर बाइंड करता है। जैसे ही ये एक्टिवेटर और को एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स कैप बाइंडिंग साइट पर बाइंड करता है, डीएनए एक स्पेसिफिक एंगल में बेंड हो जाता है जिसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रॉपरली स्ट्रॉन्गली प्रमोटर से बाइंड कर सकता है और उस केस में जो ट्रांसक्रिप्शन का लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन से हाई लेवल का ट्रांसक्रिप्शन होगा इस केस में। अब बात कर लेते हैं एक्टिवेटर और को एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर जो यहाँ पर होता है वो एक तरीके का डाइमर है और इस एक्टिवेटर का नाम है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। इसे हम लोग CAP भी कहते हैं और इसे साइक्लिक AMP रिसेप्टर प्रोटीन यानी कि CRP भी कहा जाता है। सो इस एक्टिवेटर प्रोटीन को CAP या CRP कहा जाता है। इस एक्टिवेटर को एक्टिव फॉर्म में आने के लिए, इस एक्टिवेटर को, ये जो डाइमेरिक एक्टिवेटर है, इसको एक्टिव फॉर्म में आने के लिए एक तरीके के को एक्टिवेटर की ज़रूरत होती है जो यहाँ पर है CAMP यानी कि साइक्लिक AMP। अब जब एक्टिवेटर और को एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बनेगा और जब ये यहाँ पर बाइंड होगा कैप बाइंडिंग साइट पे, तभी ये जो ट्रांसक्रिप्शन इन जीन्स का होगा वो तेज़ी से होगा। यानी ये दोनों यहाँ पर बाइंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका इफेक्ट ट्रांसक्रिप्शन के रेट के ऊपर पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये जो को एक्टिवेटर है साइक्लिक AMP, ये साइक्लिक AMP बनता कैसे है? ये साइक्लिक AMP बनता है ATP से। ATP से एडिनाइलेट साइक्लेज नाम का एंजाइम है, ये ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देता है। बट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशन क्या है, जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो ग्लूकोज एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट कर देता है, तो उस कंडीशन में साइक्लिक AMP नहीं बन पाता है। यानी कि ग्लूकोज और साइक्लिक AMP के बीच में एक तरीके का इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो साइक्लिक AMP नहीं बनेगा और जब ग्लूकोज एब्सेंट होगा तो साइक्लिक AMP बनेगा। अब ये साइक्लिक AMP इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक को एक्टिवेटर है। इस कैप एक्टिवेटर को एक्टिवेट करने के लिए इसकी ज़रूरत है और ये को एक्टिवेटर और एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा ग्लूकोज की प्रेजेंस और एब्सेंस पे। ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो CAMP नहीं बन पाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं बन पाएगी और ट्रांसक्रिप्शन अपने नॉर्मल लेवल पे होगा। और ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा लैक्टोज की प्रेजेंस और एब्सेंस पे, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा तब क्या होगा और लैक्टोज जब एब्सेंट होगा तब क्या होगा। सो ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा ये तो डिपेंड करेगा लैक्टोज की प्रेजेंस और एब्सेंस पे, और ट्रांसक्रिप्शन का रेट बेसल लेवल पे होगा यानी कि लो लेवल पे होगा या फिर उससे थोड़ा हायर लेवल पे होगा, ये डिपेंड करेगा ग्लूकोज की प्रेजेंस और एब्सेंस पे। तो अब हम लोग दोनों ही केसेस को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ग्लूकोज की और लैक्टोज की प्रेजेंस और एब्सेंस का इस लैकोपेरॉन सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ओवरऑल।
सो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने केस 1 की। केस 1 क्या है? ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ई कोलाई को अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों मिलता है तो भी वो ग्लूकोज को पहले मेटाबोलाइज करता है, ग्लूकोज को पहले यूज़ करता है एज एनर्जी सोर्स, क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा आसानी से यूज़ हो सकता है एज अ एनर्जी सोर्स। सो इस कंडीशन में ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है। जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब लैक्टोज एब्सेंट है तो एलोलैक्टोज भी नहीं होगा, क्योंकि जब लैक्टोज टूटता है तो उस वक्त ही एलोलैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। तो जब यहाँ पर लैक्टोज ही नहीं है तो एलोलैक्टोज भी नहीं है। और एलोलैक्टोज करता क्या है? एलोलैक्टोज ये जो एक्टिव रिप्रेसर होता है, इससे जाके बाइंड अगर ये कर जाता तो ये रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या है? लैक्टोज एब्सेंट है तो एलोलैक्टोज एब्सेंट है, इसलिए ये जो रिप्रेसर बन रहा है ये कंटिन्यूअसली बनता रहता है, ये यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये रिप्रेसर जाके सीधे सीधे ऑपरेटर साइट्स पे बाइंड कर जाएगा और एक तरीके का रिप्रेशन लूप बना देगा। ये हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे बनता है। तो ये जो लैक रिप्रेसर जैसे ही ये ऑपरेटर साइट्स पे बाइंड करेगा, एक तरीके का रिप्रेशन लूप बन जाएगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पे बाइंड नहीं कर पाएगा और इन स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये तो केस हो गया लैक्टोज के केस में। और यहाँ पर हो क्या रहा है? निगेटिव रेगुलेशन हो रहा है, क्योंकि एक एक्टिव रिप्रेसर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रिप्रेस करने का काम कर रहा है। इसलिए इस तरीके की सिचुएशन को हम लोग निगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। ग्लूकोज यहाँ पर प्रेजेंट है और जैसा कि हम लोग अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लूकोज और CAMP में एक तरीके की इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, क्योंकि ग्लूकोज एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है जो कि CAMP बनाता है। तो जब ग्लूकोज एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा तो CAMP नहीं बनेगा। सो यहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो CAMP नहीं बन रहा है। अब जब यहाँ पर CAMP ही नहीं है तो एक्टिवेटर और कोएक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगी, जिससे कि CAP साइट पे बाइंड होना था, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन का लेवल इन्हांस होना था। तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाएंगी और अल्टीमेटली ई कोलाई ये जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू एज अ एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करेगा। तो ये तो था आपका केस 1। सो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने केस 2 की। केस 2 में क्या है? ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या हो रहा है? जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो जब लैक्टोज टूट रहा होता है तो उस वक्त एलोलैक्टोज का फॉर्मेशन भी हो जाता है कुछ केसेस में। सो यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट है तो एलोलैक्टोज भी प्रेजेंट होगा। और ये एलोलैक्टोज क्या करता है? ये एज इंड्यूसर वर्क करता है और ये एलोलैक्टोज जाके एक्टिव लैक रिप्रेसर पे जैसे ही बाइंड कर जाता है, लैक रिप्रेसर इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से ये लैक रिप्रेसर ऑपरेटर साइट पे बाइंड नहीं कर पाएगा और रिप्रेशन लूप नहीं बनेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? जब यहाँ पर रिप्रेसर नहीं बाइंड कर रहा है इस ऑपरेटर साइट पे, तो ये प्रमोटर साइट फ्री है, तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड कर सकता है। और दूसरा केस क्या है? ग्लूकोज एब्सेंट है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लूकोज और CAMP में इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो ग्लूकोज एब्सेंट है तो CAMP बन जाएगा। अब CAMP ये जो बना है ये जाके एक्टिवेटर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है, जो कि CAP या CRP से हम कहते हैं। तो यहाँ पर एक्टिवेटर और कोएक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जैसे ही ये एक्टिवेटर और कोएक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स कैप बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड करता है, DNA में एक स्पेसिफिक एंगल पे बेंड आ जाता है, जिसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाइंड कर पाएगा DNA से, और ट्रांसक्रिप्शन जो यहाँ पर होगा वो हाई लेवल का होगा। बेसल लेवल से ज़्यादा लेवल का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर होगा। सो इस टाइप के रेगुलेशन को हम लोग पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं, जिसमें एक एक्टिवेटर की वजह से ट्रांसक्रिप्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। सो ये पॉजिटिव रेगुलेशन का एग्जाम्पल है।
सो अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने केस 3 की। केस 3 में क्या हो रहा है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सबसे पहले ई कोलाई ग्लूकोज को ज़्यादा यूज़ करता है और बहुत हाई लेवल पे ई कोलाई ग्रो करता है इस केस में, क्योंकि वो ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहा होता है। अब देखते हैं कि सिचुएशंस यहाँ पे क्या क्या हो रही हैं। तो लैक्टोज प्रेजेंट है तो एलोलैक्टोज भी प्रेजेंट होगा। ये एलोलैक्टोज लैक रिप्रेसर को इनिबिट कर देगा, जिसकी वजह से लैक रिप्रेसर ऑपरेटर साइट पे बाइंड नहीं कर पाएगा। और जैसा कि ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज को इनिबिट कर देगा, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी नहीं बन पाएगा। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, प्रमोटर साइट फ्री है और यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और इससे जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन होगा, लो लेवल का ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिसे हम लोग नेग्लिजिबल ट्रांसक्रिप्शन भी मान सकते हैं। लेकिन इस समय जब यहाँ पर लो लेवल का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ई कोलाई इतना तेज़ी से ग्रो कैसे कर रहा है। इसे हम एक ग्राफ के फॉर्म में अगर शो करें तो ई कोलाई को जब दोनों ही मीडियम दिए जाते हैं तो वो कितने समय में कैसे ग्रो करता है, उसका अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो ये इंडिकेट होता है कि ई कोलाई स्टार्टिंग फेज में बहुत रैपिडली ग्रो करता है। लेकिन यहाँ पर तो बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, लो लेवल हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का, तो ई कोलाई इतना तेज़ी से कैसे ग्रो कर रहा है, क्योंकि ई कोलाई ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। जैसे ही सारा ग्लूकोज खत्म हो जाता है तब आपको एक तरीके का लैग फेज दिखाई देगा ई कोलाई की ग्रोथ में, यानी ई कोलाई कम ग्रो करेगा उस फेज में और फिर उसके बाद एकदम से फिर से एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आपको देखने को मिलेगी ग्राफ में ई कोलाई की ग्रोथ में। तो उस केस में क्या होता है, जब दो लॉग फेज प्रेजेंट होते हैं, दो एक्सपोनेंशियल फेज प्रेजेंट होते हैं एक लैग फेज के बीच में, तो उस कंडीशन को हम लोग डाईऑक्सिक ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो बार ई कोलाई रैपिडली ग्रो कर रहा है और बीच में एक लैग फेज है। तो इस तरीके की ग्रोथ को हम लोग डाईऑक्सिक ग्रोथ कहते हैं, यानी कि सबसे पहले ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा हाई लेवल पे, जिसकी वजह से यहाँ पर ई कोलाई बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। इस केस में जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो बहुत ही बेसल लेवल पे हो रहा है, लो लेवल पे हो रहा है। लेकिन जैसे ही सारा ग्लूकोज यूज़ हो जाएगा, एक तरीके का बीच में लैग फेज आएगा, क्योंकि ग्लूकोज जब नहीं होगा तो क्या होगा, CAMP बनेगा। जब ये CAMP बनेगा तो ये CAMP कैप प्रोटीन से बाइंड होके कैप बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड करेगा, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगा इसके बाद वो तेज़ी से होने लगेगा। इसलिए हमें यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देखने को मिल रही है। इस तरीके से हमें डाईऑक्सिक ग्रोथ देखने को मिलती है जब ई कोलाई दोनों मीडियम्स पे ग्रो कर रहा है। तो उस केस में ग्लूकोज को वो पहले यूटिलाइज करता है, जिसकी वजह से वो रैपिडली ग्रो करता है। उस केस में बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा होता है, जो कि एक लो लेवल का ट्रांसक्रिप्शन है। लेकिन जैसे ही सारा ग्लूकोज खत्म हो जाता है उसके बाद CAMP की सिंथेसिस होने लगती है, क्योंकि एडिनाइलेट साइक्लेज को इनिबिट करने वाला कोई नहीं है। CAMP जैसे ही बनेगा ये कैप प्रोटीन से बाइंड करके कैप बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन का जो ये रेट जो बेसल लेवल होता है वो तेज़ी से होने लगता है ट्रांसक्रिप्शन, और इस तरीके से आपको यहाँ पर सेकेंड एक्सपोनेंशियल इंक्रीज दिखेगी ई कोलाई की ग्रोथ में। ये केस 3 था जिसमें आपको डाईऑक्सिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं केस 4 की, जिसमें कि ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज भी एब्सेंट है। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, लैक्टोज एब्सेंट है तो एलोलैक्टोज भी नहीं होगा। रिप्रेसर यहाँ पर एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। ये रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर साइट पे बाइंड कर जाता है और एक तरीके का रिप्रेशन लूप बना देता है। जबकि यहाँ पर ग्लूकोज एब्सेंट है तो CAMP प्रेजेंट होगा। ये CAMP कैप प्रोटीन के साथ बाइंड करके कैप बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो जाता है। लेकिन इस एक्टिवेटर के बाइंड होने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिप्रेसर भी ऑलरेडी बाइंड है। इस सिचुएशन में ट्रांसक्रिप्शन ना के बराबर होगा। ओके, ये था हमारा पॉजिटिव रेगुलेशन इन लैक ओपेरॉन। इफ़ यू लाइक द वीडियो, just subscribe to my channel for further updates. Thank you so much.